औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा से। उम्मीद करते मेरे तमाम नाज़रीन सब खैरियत से होंगे। संडे का दिन है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, घर में रहें। नाज़रीन, अगर हम बात करें ईद के आते ही महंगाई में क्यों इजाफा हो जाता है, तो हमने अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी इस हवाले से, पूरी बाकायदा सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी इस हवाले से। मैं बताऊँ आपको, जिस तरह से आलू प्याज की अगर बात करूँ तो 70 से 80 रुपए किलो जो है कीमतें पहुंच चुकी है। नॉर्मल डेज़ में ये 50, 60, 30 रुपए किलो इस तरह के प्राइसेस में मिलती है। लेकिन ईद के आते ही महंगाई क्यों आसमानों तक पहुंच जाती है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ लहसुन और अदरक की 600 रुपए किलो मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक गरीब आदमी अगर हम बात करें जिसकी डेली की 100 रुपये दिहाड़ी है, डेली वेजेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो 600 रुपये किलो किस तरह से अफोर्ड करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है आज। क्योंकि ईद जो है ये बड़ी ईद जो है ये सबकी खुशियों के लिए होती है। हर शख्स जो नहीं पूरे साल ईद का वो मतलब गाय का गोश्त अफोर्ड कर सकता है, मतलब मटन वगैरह बीफ, वो इस साल उसकी ख्वाहिश होती है कि चलो हमें मिल जाएगा, हम अपने घर में स्टोर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो बहुत लाजमी होते हैं कि आप कच्चा गोश्त तो नहीं बना सकते ना, मतलब ऐसे बॉयल करके तो नहीं खा सकते। इन सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस कदर महंगे हो जाते हैं, जो खाने में डलते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में क्यों ये आसमानों तक कीमतें पहुंच जाती हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। चौथी लहर जो है काफ़ी ख़तरनाक आ चुकी है इस बार, लेकिन हमारी आवाम फिर भी होश की राह को नहीं ले रही है, एहतियात नहीं कर रही है। क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से आप लोगों के दिल में खौफ पैदा हो गया है? वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई जा रही है? इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बाकायदा इस एक पूरा सेशन रखेंगे, अवेयरनेस सेशन हम रखेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हम बताएंगे किस तरह से अपना एहतियात कर सकते हैं। बेशक अगर अभी आप लोग जो है कोई खौफज़दा है, नहीं लगवा रहे, लेकिन अपनी एहतियात किस तरह से घर में अपनी फैमिली की कर सकते हैं, आज हमारे प्रोग्राम आप लोग गौर से सुनेंगे। लेकिन कॉल के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। आप लोग क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे, ऐसी क्या वजूहात है? अभी भी कुछ इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन कंपलसरी कर दी गई है, फैक्ट्रीज़ मालिकान जो है अपने वर्कर्स की क्यों नहीं वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्या वजूहात है? क्योंकि अगर बात करो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स जगह जगह कायम कर दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है फैक्ट्री मालिकान है या फिर जितने भी दुकानदार हैं, मॉल्स वगैरह जो है, उनमें भी नहीं लगवाई जा रही है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स आ चुके हैं, आपने जो है वैक्सीन एनी हाउ हर सूरत में लगवानी है। उसके बावजूद नहीं लगवा रहे। और अगर बात करूँ पाकिस्तान कराची में बसने वाले बंगाली बरादरी की, क्योंकि वो उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसीलिए वो भी वैक्सीन से महरूम है। क्या वजह है, क्यों नहीं उनको जो है वैक्सीन लगवाई? क्योंकि ये तो एक हमारी आलमी वबा है, इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ कोऑपरेट करने। अगर खुदा न ख्वास्ता उनसे किसी और में ट्रांसफ़र हो जाती है ये बीमारी, ये मतलब इफ़ेक्ट हो सकता है कोई भी, तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो है आवाज़ उठाई जाए। इस इशू के ऊपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मेरा ये जो आज का जो प्रोग्राम है बहुत अहम प्रोग्राम है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें मवेशी मंडी के, लास्ट वीक भी हमने इस हवाले से प्रोग्राम किया था, सॉरी लास्ट वीक नहीं, इसी वीक हमने किया था, तो आपको हमने बताया था किस तरह से ये शहर में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं। आज हम अपने पास अपने माहिरीन जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनको इनवाइट किया हमने अपने शो में। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे किस तरह से आप लोग अपनी एहतियात कर सकते हैं, घर में रहते हुए इम्यून सिस्टम को किस तरह से आप लोग मेनटेन कर सकते हैं। और हम बात करेंगे बंगाली बरादरी की। आप लोग भी अगर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग भी अपने जो आप लोगों को मुश्किलात हैं, आप लोग कॉल करें, कॉल के ज़रिए हमें बताएं कौन कौन सी चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं, कौन कौन से मसाइल जो है बंगाली बरादरी को फेस करने पड़ते हैं। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, लेकिन एहतियात करें, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से, फोर्थ वेव के हवाले से, वो कितनी डेंजरस है और इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से ये जो है फैल सकती है, कितनी ख़तरनाक है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना नाज। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया चौथी लहर के हवाले से, मतलब फोर्थ वेव जो है कितनी डेंजरस है, ये मतलब किस तरह से फैल सकती है और इसके क्या खदशात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे बुलाया। और जो फोर्थ वेव है इसका देखें, अब इसका भी ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से, क्या पहले तो इसकी रेशियो आप देखें कितना कम होता जा रहा था, अब दोबारा से रेशियो जो है बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें ये सोच रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट करें अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की तो जुलाई के एंड में कि जो हमारा चल रहा है और या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्थ लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एंड ऑफ जुलाई ज़्यादा हाँ, क्योंकि केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अब तक तो केसेस कम हो रहे थे, लेकिन अब ऐसे जैसे जैसे आप देखिए, आप टीवी पे भी न्यूज़ में भी देखती होंगी कितनी तेज़ी से रेशियो बढ़ता जा रहा है। पहले एकदम से नीचे आ गया क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ लोगों ने एहतियात की, लेकिन जब से ये SOPs ख़त्म हुई, ये क्राउडेड जो एरियाज़ में लोगों ने जाना शुरू किया, शॉपिंग मॉल, शादी हाल, ये लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, तो अब जो है केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से अगर बढ़ते रहे, और आपको पता है कोरोना जो है वो डबल नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता है और इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जो फोर्थ लेयर जो अब ये आ रही है वेव, उसमें यह है कि इसको डेल्टा जो इंडियन भी ये कहला रहा है वायरस, तो ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। और इसमें इसकी एक ख़ास बात यह है कि आपको इनिशियली जो है वो आपको नहीं पता चलता, आपको ऐसा फील नहीं होता, हल्का फुल्का आपको ऐसा महसूस, लेकिन आपको लगता नहीं कि मुझे कुछ है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इंसान को आगे डैमेज कर देता है लंग्स को, तो उसके बाद जाके जो है वो जब आप डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है ये काफ़ी हद तक आपके लंग्स को या किसी को डैमेज कर चुका है। इनिशियल स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, मतलब आप नॉर्मल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सिम्टम्स फील हो सकते हैं, कोई फ्लू, फीवर? जी, तो इसीलिए यही कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे, शुरू में ऐसा लग रहा है कि आपको खांसी, थोड़ा सा जैसे जिस्म में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, रेस्ट करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, थोड़ा अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 दिन गुजर गए, आपके जिस्म में दर्द बढ़ रहा है, आपको हल्का हल्का बुखार हो रहा है, थोड़ी सी खांसी फील हो रही है, गला ख़राब हो रहा है या छींकें आ रही हैं, तो फिर फ़ौरन आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपका टेस्ट होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं। इसका ये एक ख़ास बात है कि आपको इनिशियली जो है ना, आपको लगेगा नहीं, ऐसे ही लगेगा कि थोड़ी थकान हो रही है, बुखार, तो लेकिन जब आप उसका टेस्ट कराते हैं, अक्सर केसेस अब जो आ रहे हैं जो पुराने देखे गए हैं रिपोर्ट के हिसाब से, कि उनको जब डायग्नोज किया गया तो वो काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज कर चुके थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है, ये जो अभी डेल्टा वायरस जो आ रहा है इंडिया की तरफ से, कोरोना का फोर्थ जो अभी वेव आ रही है, इसमें जो है आपका पॉजिटिव भी नहीं पता चल रहा, नेगेटिव भी आएगी रिपोर्ट, लेकिन एकदम से आप जो है उससे अफेक्ट भी हुए होंगे और मतलब नहीं, इसमें ऐसा है कि पॉजिटिव आती है, लेकिन जब अगर हमारा जो पिंडी में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लैब्स हैं, वहाँ पर तो ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप का वायरस है, डेल्टा वायरस है। नॉर्मली तो ये होता है कि आपका जब टेस्ट होता है वायरस का, तो उसमें ये पता चलता है आपको कोरोना वायरस है या नहीं, इसका भी पता चलता है, ये बात नहीं है। लेकिन वो बात ये है कि इसको हम डायग्नोज लेट करते हैं, क्योंकि ये इसकी साइन सिम्टम्स ही नहीं आती ना शुरू में इंसान समझता है कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ, लेकिन वो इसको इग्नोर करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है, कुछ फीलिंग होती है, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फिर उसका टेस्ट करा के अकॉर्डिंगली जो है उसका ट्रीटमेंट और एहतियात करनी है। और सबसे पहले कि आप लोग वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वैक्सीनेशन की कदर। मैंने अभी अपने इंट्रो में यही जिक्र मैं कर रही थी, अभी भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो मतलब उनके दिल में डर है, खौफ है। कितने इंपॉर्टेंट है, आज मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने इंट्रो में यही जिक्र कर रही थी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हम बाकायदा पूरा कंप्लीट सेशन रख रहे हैं इसी हवाले से, ताकि हम अपने जो नाजरीन है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, वो मतलब इससे सीखें मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन। जी, देखिए इसमें सबसे अहम रोल वैक्सीनेशन का है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो ये कोई सा भी वायरस है, डेल्टा वायरस ले लें या कोई भी वेरिएंट आता है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी यानी सांस का जो है वो जो हमारे सिस्टम है उसके ऊपर ये ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें सबसे बड़ी बचत हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आप 70 to 80% जो है वो
सिक्योर हो गए, उसके बाद आपने एसओपीज़ का ख्याल रखना है, तो आप काफ़ी हद तक इससे जो है वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब इसका जो है इस तरह के वायरस का, पेंडेमिक का, तो उसको तो बचने के यही एक तरीका है कि वैक्सीनेशन है, उसके साथ साथ जो है एसओपीज़ का ख्याल करना है। अच्छा जी, अभी आपने देखा मवेशी मंडी लगी हुई है, हमारे नौजवान जो उनका मतलब रुख मंडी की तरफ हुआ हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उसमें छोटे हों या बड़े बच्चे सभी शौक से मंडी की तरफ मतलब मंडी देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नायाब जानवर आए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या जानवरों से कोई वायरस ट्रांसफ़र हो सकती है, या जो वायरस इंसानों में है वो जानवरों को ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे क्या कोई खदशा ज़ाहिर हो सकता है, कोई मतलब ख़तरा हो सकता है? देखिए, ये जो अब आपने सवाल पूछा है कि अब इस पे रिसर्च हो रही है, अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है उसमें ये है कि कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन बीइंग से, मतलब इंसानों से जानवरों तक जाता है, जो पालतू जानवर हैं, या फिर जानवर से हमारे तक आता है। कोरोना वायरस के ऊपर इस पे रिसर्च चल रही है और कुछ कम जो है इसके शवाहिद मिले हैं कि ये जो है पेट जो हमारे पालतू जानवर हैं उससे ट्रांसफ़र होता है। बहरहाल इसके बारे में अभी कोरोना वायरस की कोई भी रिसर्च नहीं आई, इसको हम जो है कोई अथेंटिक बात नहीं है जो हम कह सकें, लेकिन उसके साथ साथ जो जानवर हैं उसके साथ आपको पता है कॉन्गो वायरस, कितने दूसरी किस्म के, कोरोना वायरस नहीं, दूसरी टाइप के वायरस जो हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और फिर एक और चीज़ ये है कि जितने भी जो वहाँ पे लोग हैं, जो कि वहाँ के सेल्समैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो जो आए हैं पता नहीं वो वैक्सीनेटेड हैं, वो करियर बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किया है उसको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को बाकायदा चेक करें, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको बिल्कुल भी जो है वो परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो मंडी में आके जो है वो इस तरह का बिज़नेस करें, जब तक कि उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमने इस हवाले से बात की थी, लेकिन अभी तो मतलब एसओपीज़ तो बहुत सख्ती से फॉलो कराए जा रहे हैं मवेशी मंडी में, लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर ही एंटर कर दिया जाता है अंदर, तो ये कितना ख़तरनाक है? जी, ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है। अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए ख़तरनाक है, ये करियर बनेंगे उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, या फिर बच्चे, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की वैक्सीनेशन नहीं है अभी, तो वो बच्चे भी इनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये करियर बन सकते हैं, उन बच्चों के लिए बन सकते हैं, या फिर जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान हैं, हर एक में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और ना सिर्फ हम लोगों में, बल्कि ये लोग भी जो है इस ख़तरे में होते हैं, जो व्यापारी आए हैं वैक्सीनेटेड नहीं है, एसओपीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ से जो है वो वायरस लेके जा सकते हैं अपनी बॉडी में, इनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है उन लोगों से जो कि यहाँ के करियर हैं, जिन्होंने खुद वैक्सीनेशन नहीं कराई या एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा, और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आप करियर बन सकते हैं। तो ये है कि ना सिर्फ हमें हमारी जानों को ख़तरा है, बल्कि ये उन लोगों की जानों को भी ख़तरा है जो कि बिज़नेस करने कराची में आए हुए हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें एसओपीज़ का ख्याल करना है, और चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये बात आपने बहुत ही यहाँ पे अच्छी की है कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने जिस तरह जिक्र किया, सेल्समैन जो व्यापारी है जो कराची में आए हुए हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे अपने जानवर लेके, तो वो जब वापस जाएंगे वो कितने अपने इलाके में लोग उनसे इफेक्ट हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये वायरस फैल जाते तो मतलब पूरे पाकिस्तान को खतरा है बुरी तरह से। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर ये जैसे इंटीरियर से आ रहे हैं या कुछ ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जो लो लाइन एरियाज हैं पंजाब के, तो वहाँ पे लोगों ने अगर वैक्सीनेशन नहीं कराई और इन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराई, ये यहाँ से कैरियर बन जाते हैं, इनको नहीं भी होता, कैरियर बन जाते हैं, यानी इनके अंदर वायरस चला जाता है, और फिर ये जाके आगे एक आदमी कितने 10 को 100 को कितनों को, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होता है। और अभी देखिए ईद आ रही है, तो ईद की नमाज में सब एक दूसरे से गले भी मिलेंगे, लाजमी सी बात है, नमाज के बाद मर्द हज़रात एक दूसरे से गले मिलते हैं, गले रखते हैं, तो मतलब वो भी एक ये ख़तरा है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल ख़तरा है। देखें निदा, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ ये है कि ये तो एक ग्लोबल पेंडेमिक है, एक वबा है, इस वबा में कोई एक आदमी कोई रोल अदा नहीं कर सकता, इसमें सबको चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से का काम करें, व्यापारियों को भी चाहिए, और इवन के जो लोग जो ख़रीदने जा रहे हैं, जो परचेज़र हैं, उन लोगों को भी चाहिए वो कैसे अपनी फैमिलीज़ को इस ख़तरे में डाल सकते हैं। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए आप अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी कुर्बान कर रहे होते हैं, आप उनके लिए बिजनेस करें, खुशियों के लिए जा रहे थे, ये तो सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है जल्दी लेकर आ जाए। जी नहीं, तो बच्चों को लेकर ना जाएं, आप लेकर आ जाएं जानवर से, और आप उसको बच्चों से डिस्टेंस में रखें, जानवर को आप नीट एंड क्लीन रखें, जैसे उसके अंदर मैंने आप बताया कॉन्गो वायरस वगैरह के, और दूसरा वो जो डिफरेंट टाइप का उसको कहते हैं
वो क्या चीचड़ होता है, क्या कहते हैं, जी, वो हाँ, लगा हुआ वही। होता है, वो भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसको नीट एंड क्लीन रख के एक अलग जगह पे अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को मंडी लेकर ना जाएँ, आप बूढ़े लोगों को मंडी लेकर ना जाएँ। क्योंकि देखिए आपने फ़रीज़ा अंजाम देना है, आपने बिल्कुल। कुर्बानी का, ठीक है, आप उसको एन्जॉय भी करना चाहते हैं, आप उस जानवर को अपने घर ले आएँ। घर ले आके कम से कम आप आइसोलेशन में उस जानवर के साथ जो मतलब एन्जॉय करना चाहते हैं, जो भी बिल्कुल करना सही चाहते बात हैं, है। बच्चे घर पर करें। और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बिल्कुल भी लेकर ना जाएँ और बार-बार मार्केट ना जाएँ। बार-बार जाने की क्या ज़रूरत है मंडी? आप एक दफ़ा जाएँ और जाके आप अपना जो है वो एक आदमी जाए और आप वो काम करके आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी गाड़ी भर के जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे नहीं, हैं। यहाँ पर तो पूरी सुज़ुकियाँ की सुज़ुकियाँ जा रही होती जी। है। मैंने देखा है पूरी-पूरी हाइरूफ़्स भर के जा रही होती हाँ, है। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे मतलब पूरी-पूरी फैमिलीज़ के बच्चे उसमें ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी उसमें होते हैं। बिल्कुल। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ना भी पढ़े लिखे लोग हों तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतनी लोग, अब आप बताइए कि इतने समझदार लोग हैं, इन लोगों को खुद भी ये एहसास होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों से ना खेलें। बिल्कुल। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ बल्कि अपने प्यारों की ज़िंदगी। अब खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो अल्लाह जाता ना है, करे। तो फिर आपकी ईद तो ईद नहीं रहेगी। वो ईद तो आपके लिए एक दुःख का पैगाम, और हमेशा आपको याद रहेगा कि मेरी, और गिल्टी फ़ील करेंगे अपने आप को कसूरवार कि काश मैं अपनी मार्केट लेके इन बच्चों को ना जाता, या मैं यह मतलब इस तरह बार-बार करियर ना बनता, या मैं वैक्सीनेशन करा ली होती तो आज मैं अपने किसी प्यारे को ना खोता। अभी तो अल्लाह ताला ये ने बड़ा बहुत करम किया है। इम्पोर्टेंट बात आपने कही है जी। कि क्योंकि जिन प्यारों के लिए आप मतलब पूरा आपकी सारी ज़िंदगी आप सर्व कर देते हैं और अगर बिल्कुल। खुदा ना ख़्वास्ता इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल, मलाल फिर रहता है। जी, वो ईद एक सानहा बन जाएगी। ईद नहीं, बिल्कुल। ईद का मतलब तो खुशी है। आप अब खुशी के बजाय वो दुःख का समा बन जाएगा, और फिर उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो भी आप। एक तो हादसा होता है, एक जो होता है आपकी अपनी वजह से कोई हादसा हो तो वो आपके लिए ज़्यादा तकलीफ़देह बनता है। तो ये है कि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैंने अक्सर, हमारे पास लोग आते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, जब हम उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं नहीं, जितनी ज़िंदगी है बस उतनी, वो तो अल्लाह ने जब लिखा है चले जाएँगे। लेकिन बात ये नहीं है, अल्लाह ने तो लिखा है, लेकिन हमारे इस्लाम में भी ये है कि जहाँ वबा फैली हुई हो आप उस जगह पे ना जाएं, और अगर आप उस जगह पर हों तो वहाँ से निकलें नहीं। जी हाँ। यानी हमारे इस्लाम में भी है कि ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हैं कि हमने एंजॉय करना है तो हमने ये सारी चीज़ें तज कर दी, और फिर जो है वो हम इसका इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, किस तरह से अपनी एहतियात कर सकते हैं घरेलू ख़वातीन, बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान, किस तरह से अपनी एहतियात कर सकते हैं, किस तरह से SOPs को फॉलो कर सकते हैं? मतलब अगर मंडी भी जा रहे हैं या मार्केट्स वगैरह, क्योंकि अभी मॉल्स का भी रुख करेंगे हमारी ख़वातीन, ईद करीब है, ईद की शॉपिंग भी लाजमी सी बात है, वो भी करनी होगी उन्होंने, जी। तो वो किस तरह से अपनी एहतियात कर सकते हैं? किस तरह से इम्यून सिस्टम के हवाले से भी हम बात, मैं चाहूँगी कि आप बात करें, किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और अब फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। आप ये बिल्कुल, अभी देखिए, मैंने भी अपने इंट्रो में यही ज़िक्र किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट लगने के बावजूद हमारी हाँ। जो आवाम है पता नहीं किस चीज़ की वजह से खौफज़दा है, क्यों नहीं लगवा रही कि है? पता नहीं क्यों इनको इतनी परेशानी क्यों है, वैक्सीन के लिए भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। देखिए, कोई सी भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, अगर कोई सी भी, सारी वैक्सीन जो हैं वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हैं, और ये आपको सेव करेंगी कोरोना वायरस से। कोई सी भी वैक्सीन जो अवेलेबल है आप वो वैक्सीन लगाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप जो है इस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाएं। अच्छा, अब ये जो वैक्सीनेशन का लोग परेशान हो रहे हैं कि ये वैक्सीन, देखें वो वैक्सीनेशन का, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, क्योंकि WHO ने तो चाइनीज़ है जो, उसको भी उन्होंने अप्रूव किया है, जब भी तो वो लग रही है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो WHO की अप्रूव करती वैक्सीन को नहीं मान रहे, तो फिर उसके लिए उन लोगों की ये मजबूरी है कि जब वो उस मुल्क में जाएंगे तो उनके कानून वो के तो मुताबिक लाज़मी है, बिल्कुल वैक्सीन, ज़ाहिर तो है। फिर वो लोग अगर इस वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो वो तो बजा चीज़ है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो अप्रूव्ड वैक्सीन है और सेफ वैक्सीन है। हम लोगों ने भी वही साइनोफॉर्म कराई हुई है, मैं तो बहुत पहले हम लोगों ने करा दी थी। हम मैंने तो तो साइनोवैक करवाई थी। जी, वो सारी वही चाइनीज़ जी हाँ, वैक्सीन है और वही है। बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उनकी एफिकेसी 79% 78% है, मतलब इतना सेव करते हैं। तो सारे डॉक्टर्स ने वही लगाई हुई है। मकसद मेरा कहने का है, एक आम आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये वाली वैक्सीन मिले। हर जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है आप लगाएं ताकि आप कोरोना वायरस से
बच सकें। दूसरी चीज़ ये है कि SOPs का ख्याल रखना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, अगर आपके पास मतलब बाहर है सैनिटाइज़र है, अदरवाइज़ तो आप अच्छे से साबुन से जो है 10 सेकंड तक अपने हाथों को वॉश करें। फिर आपने डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस, यानी 6 फीट का कम से कम एक दूसरे से फासला रखना चाहिए। और फिर क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं, जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा रश है ना, वहाँ जाने से आप लोग अवॉइड करें। तो जैसे बड़े अब शादियाँ हैं, ये हैं, जाएँ तो फिर SOPs का ख्याल रख के जाएँ। जी ठीक है, सही है। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे। मैं पूछना चाहूँगी किस तरह से घर में आप अपनी डाइट जो है किस तरह की डाइट ले सकते हैं, किस तरह से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अपने खाने पीने की चीज़ों में हम शामिल कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं कोरोना वायरस चौथी लहर के हवाले से कितनी ख़तरनाक है, किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। जिस तरह से भी मैंने अपने मतलब हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, किस तरह से घरेलू ख़वातीन या बच्चे बुज़ुर्ग हमारे जो है वो किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर शबाना नाज, अच्छा डॉक्टर शबाना नाज जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही होती है मतलब बाहर के ममालिक में, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस दे रही होती है, UK या और इस तरह की डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इन्होंने काफ़ी अपने सेशंस दिए हैं। तो मैं चाहूँगी मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे डॉक्टर शबाना, जिस तरह से आप सेशंस दे रही होती है बाहर, तो आपको मतलब किस तरह से वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने वहाँ पे वैक्सीनेटेड है, लोग वहाँ पे कितनी मिकदार में लोगों ने वहाँ पे वैक्सीन लगवा ली है और किस तरह से वो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान में किस तरह से की जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं ताकि हम अपने नाज़रीन को आज हम थोड़ा सा अवेयर करें कि बाहर कितनी सख्ती है और पाकिस्तान में जो आपको फिर भी इतना रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवा रहे। जी, असल में वहाँ ये है निदा कि वहाँ पे हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। एक तो उन लोगों ने सबने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, क्योंकि मेरे जब सेशंस होते हैं डिफरेंट TV चैनल्स में, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मतलब ये वो बड़े मुल्क हैं जहाँ पे लोगों ने खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी से, जब उनसे पूछो वो कहते हैं हम सब लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली, वैक्सीनेटेड हैं वो सारे। ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा लॉकडाउन हुआ हुआ है अभी, वो सारे लोग घरों पर बैठे हुए हैं। UK वालों ने थोड़ा सा, सब ने वैक्सीनेटेड हो गए हैं, SOPs का ख्याल कर रहे हैं। और देखें वहाँ पर भी ये है कि वैक्सीनेशन तो उन्होंने करा ली, 70 to 80% तो वो खुद भी जो है वो अपने आप को उन्होंने सेव कर लिया। अब तो हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ के लोगों ने तो वैक्सीनेशन ही पूरी नहीं कराई। कितने कितने आप देखें लोग हैं जो स्पेशली जिन लोगों को जो है, जी हाँ, अगर आप देखिए कि जिन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, बार बार जा के उनको बोल भी रहे हैं और कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। कितने 2500 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हर सहूलत दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस उन पर इफ़ेक्ट करता है जिनका मदाफ़ती सिस्टम या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारे जिस्म में एक पुलिस है हमारे जिस्म की। अगर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी वायरस अगर आता है, कोई भी जरासीम आता है, तो ये उसके खिलाफ लड़ता है। इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इस इम्यून सिस्टम की बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, यानी ऐसे चीज़ें हैं जो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसमें विटामिन डी का बहुत सारा जो है वो और भी काम है हमारे जिस्म में, लेकिन सबसे अहम काम है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन डी जो है वो हमें बड़ी मिकदार में सनलाइट से मिलता है। सनलाइट के अलावा वो हमें जो है डिफरेंट हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसमें मिलता है। हमें फ्रूट्स जो हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। उसके अलावा कुछ ऐसी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल है, अदरक का इस्तेमाल है, लहसुन का इस्तेमाल है। ये चीज़ें अगर आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। उसके अलावा तुख मलंगे का इस्तेमाल, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, इसके अंदर ओमेगा 3 है, बहुत बड़ा सोर्स है। पोल्ट्री की मसनूआत हैं, पोल्ट्री की अंडे का इस्तेमाल है, मुर्गी का इस्तेमाल है, मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें।
तो ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम, और पानी जो है वो कम से कम जो है वो 3 लीटर पानी जो है वो आपने रोज़ पीना है। उसके साथ साथ आपने अपने एक्सरसाइज, अपनी वॉक जो है वो 30 मिनट की कम से कम आपने करनी है 5 डेज़ इन अ वीक। और उसके साथ आप उसको वॉक के साथ एक्सरसाइज मिक्स ना करें, एक्सरसाइज आपने अलग से अलग 20 मिनट की आप एक्सरसाइज करें। ये आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है। अगर आप ये सारी चीज़ें भी फॉलो कर रहे हैं, SOPs फॉलो कर रहे हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो आप बहुत ईजीली जो है वो इस वबा से लड़ सकते हैं। और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अब वो अपना इम्यून सिस्टम उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जैसे यहाँ पे अक्सर हमारे पास लोग आए, पेशेंट आए, वो ये बात कर रहे थे कि वो तो अब उन्होंने मास्क उतार दिए। बात यह है कि उन्होंने अगर मास्क उतार दिए, एक तो वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, सारे लोगों ने वैक्सीनेशन, फिर उन्होंने स्टरलाइजेशन बहुत है। उसके अलावा ये कि उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि हमने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। उन्होंने अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लिया, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर डाइट का, पानी का इंटेक, एक्सरसाइज, वॉक, यानी कि वो दूसरी तरफ भी काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी एक चीज़ देख रहे हैं कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप ये देखें कि वो उसके सब्स्टिट्यूट यानी उसके मुताबादिल भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉसिबल, वहाँ सबने मास्क नहीं उठाया, कुछ लोग होते हैं, हर एक में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जिस तरह से हमारे यहाँ भी लोग हैं, कोई केयरफुल हैं, कोई कुछ, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वैक्सीनेटेड हैं, प्लस वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर जो है वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से अभी आप तख्कुम मलंगा का जिक्र कर रही थी, जो लोग पानी नहीं पीते, मतलब ज़्यादा पानी नहीं पीते और मतलब इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो वो थोड़ा सा अपनी पानी की बॉटल में ये डालें और थोड़े थोड़े सिप करके पीते रहें। तो ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा, ताकि पानी का भी आपका इंटेक रहेगा और वो भी साथ में आपके हाँ। और जो लोग देखें, आप ये देखें कि जो लोग डाइट करती हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनका तो वैसे ही इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। और बहुत सारी, अभी मेरा जो सुबह भी प्रोग्राम हुआ, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर वाले चैनल से हुआ, उन्होंने मुझसे यही बात की कि हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं वो वीक होती हैं और वो डाइट भी कर रही हैं, और इस वक्त इम्यून सिस्टम को भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो उनके लिए एक मतलब मैं उनको ये कहना चाहूँगी, देखिए डाइट आप करें, लेकिन डाइट के लिए भी आप हेल्दी डाइट करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ही लो कैलोरिक डाइट पे आ जाते हैं। आपने कम से कम जो है 1000 कैलोरीज की डाइट करनी है, आपका वेट भी लूज़ होगा और उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग भी आप रहेंगे। तो उसके लिए कुछ आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ टिप्स बता सकती हूँ। मैं चाहूँगी आप बताएं हमारे जो नाज़रीन हैं, क्योंकि आजकल की हमारी जो ख़वातीन हैं या फिर बच्चियाँ हैं, उनको बहुत शौक़ होता है कि हम जो है अपना वेट कम कर लें। और ईद से पहले भी कई ख़वातीन चाहती हैं कि हम अपना वेट कम कर लें, ताकि ईद में अच्छे अच्छे जब कपड़े पहने तो हम खूबसूरत नज़र आए। वैसे तो खूबसूरत ही होती हैं ख़वातीन, लेकिन वो और खूबसूरत देखने की ख्वाहिशमंद होती हैं। तो वो किस तरह से अपना वेट कम कर सकती है, कौन कौन सी इस तरह की डाइट्स ले सकती हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम भी मेनटेन रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि WHO ये एक बात रिकमेंड करती है कि अगर आपने वेट लूज़ करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, एक तो आपने पानी जो है हाइड्रेटेड रहना है, और प्लस ये कि 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो आपने अपने खाने में शामिल करने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जो हमारी सेहत को मेनटेन करती है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में लेकिन एक तरीके से शामिल करें, पानी भी पिए, तो इससे क्या होगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा, एक्सरसाइज और वॉक। इसके लिए ये है कि अगर आपने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है, तो आपने जो जो चीज़ें आप खा रहे हैं, जो चीज़ें आप खाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं हर एक चीज़ की। जैसे अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, पूरे टोटल आप जो है होल व्हीट की एक रोटी खा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर 130 कैलोरीज हैं एक रोटी में, और वो रोटी का साइज़ 6 से 7 इंच का हो, यानी एक सीढ़ी जैसे होती है, छोटी सीढ़ी के बराबर जो है वो उसका साइज़ होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि इतनी बड़ी अगर आपने रोटी खानी है, आपने दिन में 1000 कैलोरीज लेनी है ताकि आपका वेट लूज़ हो। तो उसको आपने कैलकुलेट करना है इन चीज़ों को। अब सबसे पहले जो है, जब आप स्टार्ट करते हैं, सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपने लेनी होती है एक डिटॉक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका तेज़ हो जाता है, यानी जो आपका हाजमा है, जो आप खाएँ वो चीज़ें आपकी तेज़ी से हजम होंगी। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो नीम गर्म पानी में नींबू डाल के अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें नींबू जो है वो नहीं मतलब उनके लिए फेवरेबल होता है या उनको नहीं सूट करता, तो उनके लिए ये है कि वो दारचीनी का पानी जो है ना, दारचीनी का पानी ले सकते हैं। वो तुख मलंगा को हल्का सा पानी में भिगो लें और उसको गर्म किए बगैर उसको पी लें, और या ज़ीरे का पानी जो है उसको पी लें। ये सारे ज़ीरे का भी मैंने सुना है बहुत फ़ायदेमंद है। जी, ज़ीरे का भी जो वाटर रिटेंशन होती है ये उसको ख़त्म करता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, जब आप सुबह उठें तो आपने ये चीज़ें ले लेनी है। और अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं करती, तो आप सिंपल
सिंपल हल्का सा नीम गर्म पानी जो है वो भी 1 गिलास भर के पी सकते हैं, हल्का नीम गर्म पानी। ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो है वो आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें कार्ब्स भी शामिल हों, उसके साथ प्रोटीन भी शामिल हो और ये सारी चीज़ें जो आपकी फैटनिंग ना हो। उसमें आपने ऐसा करना होता है कि आप कई ऑप्शंस हैं। जो लोग डबल रोटी खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें और स्लाइस को अच्छी तरह टोस्ट कर लें। अगर आप टोस्ट कर लेते हैं तो फिर भी उसकी कैलोरीज कुछ कम हो जाती हैं। अच्छे से उसको सेक लें बगैर तेल के। 2 आपने ले लिए स्लाइस, उसके साथ आपने एक ऑमलेट, 1 अंडे का आप ऑमलेट बना सकते हैं। उस ऑमलेट के अंदर जो है वो जर्दी भी होनी चाहिए। उसके साथ उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स डाल दें। उन वेजिटेबल्स में कोशिश करें कि वो चीज़ें ना डालें जैसे गाजर है, जिसके अंदर जिससे जो है थोड़ा सा आपका शुगर लेवल जो है बढ़ता है। तो आप उसमें जितनी है गोभी है, पालक है, टमाटर है, प्याज है, जो भी चीज़ें हैं डाल के आप अच्छा सा है एक ऑमलेट बना सकते हैं। और उसके साथ जो है वो आप चाहें तो उसके अंदर लो फैट चीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपकी नाश्ते की ये हो गई। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप दलिया बना लें, ओटमील जौ का दलिया 1 कप, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रख ली, 1 कप जो है वो आपने दलिया बना लिया। उस दलिए के अंदर ये करना है, आपने उसे पानी में पकाना है और जब वो दलिया पक जाए तो फिर उसमें आपने दूध और ऐड करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दूध में ही दलिया पकाते हैं जो कि आपका वेट जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है जी। तो छोटे बच्चे बिल्कुल आप कंटिन्यू करें जी। तो मैं समझे रुक गया, नहीं खत्म हो गया। तो ये है, इसी तरह से आपने ये करना है। और उसके बाद चाय जो है वो आपको आधे से 1 घंटे के बाद पीनी है। और दूध पत्ती जो है वो आपको अलाउ नहीं होती, इसके मिल्क की आपने चाय लेनी है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमने ब्राउन शुगर भी ली वाइट शुगर ली के बजाय, तो हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है? तो ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों में कैलोरीज बराबर होती हैं, लेकिन ये है कि ब्राउन शुगर जो है वो कंपैरेटिवली हेल्दी होती है। तो आप जो है गुड़ जो है उसमें भी इतनी कैलोरीज, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपको चीनी की चाह हो रही है तो 1 चुटकी जो है वो गुड़ आप अपनी चाय में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच के लिए जो है, लंच में भी आपने दाल चावल जो है वो आपने दाल के साथ चावल नहीं खाने। चावल खाएंगे तो आप मोटे होंगे, दाल के साथ रोटी खाएंगे तो आप मोटे होंगे। आप दाल चम्मच से खा सकते हैं। उसके अलावा ये कि रोटी आप ले सकते हैं, वही 130 कैलोरीज की रोटी के साथ सालन में जो है वो आप ग्रिल्ड सालन लें, शोरबे वाला सालन अवॉइड करें और इस तरह से जो है, और 1 से 1.5 कप जो है वो सलाद आप खाने में शामिल करें। ठीक है, सही है जी जी। अच्छा, इसी तरह से जो छोटे बच्चे हो उनकी भी डाइट के बारे में आप मुझे बता दें। वो किस तरह से मतलब जो वालिदैन है, जो मदर्स है, वो किस तरह से छोटे बच्चों की इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर कर सकती है? जी, बच्चों के इम्यून सिस्टम में ये होता है कि बच्चे जो होते हैं उस वक्त उनका मेटाबॉलिज्म वैसे ही फास्ट होता है, ग्रोइंग एज होती है उस वक्त उनकी। जैसे टीनेजर्स की अगर बात करें तो उनकी उस वक्त हार्मोनल एक्टिविटीज़ भी पीक पे होती हैं, उनको ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। तो उनको प्रॉपर डाइट की, फुल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डाइट की ज़रूरत होती है। उसमें आप उनको फैटनिंग चीज़ें, मतलब वाइट चीज़ें जो हैं वो कम कर दें, जैसे चर्बी वाली चीज़ें जो हैं वो बेकरी आइटम्स आप उनके कम कर दें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये कम कर दें। और उसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड जैसे पेस्चराइज जो हैं वो फूड्स जो हैं वो आप कम कर दें। तो उनको नेचुरल फूड्स पे रखें, वेजिटेबल दें उनको, जो है फ्रूट्स पे आप रखें। उसके बाद उनको वॉक कराएं, एक्सरसाइज कराएं, उनको स्पोर्ट्स में डालें और उनको प्रोलॉन्ग जो सिटिंग जो है वो उनकी ख़त्म कराएं। उसके बाद उनका फ्रेश एयर में एक्सपोजर होगा तो ऑटोमेटिकली उनका विटामिन डी भी बूस्ट होगा, क्योंकि घर में बैठने से विटामिन डी भी कम होता है। बाकी ये है कि दूध उनकी न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पोल्ट्री की मसनूआत शामिल होनी चाहिए, मछली, अंडा, दूध, मुर्गी, गोश्त, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आप बच्चों के उसमें जो है वो। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपको मालूम है कि कराची में, पूरे पाकिस्तान में बंगाली बरादरी रहती है, लेकिन उनके पास ज़ाहिर कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो वैक्सीन की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि NICs उनके पास नहीं है। तो इससे कितना ख़तरा जो है मतलब हो सकता है हमारे जो और लोग हैं, मतलब जो कराची में और कम्युनिटीज़ जो बसती हैं, वो इससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं, मतलब जिस तरह से भी मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि वो उनके पास कोई कार्ड्स वगैरह नहीं है और वो वैक्सीन की तरफ भी नहीं जा सकते, वैक्सीनेशन भी नहीं करवा सकते वो। तो किस तरह से मतलब ये एक ख़तरे की घंटी है, या फिर उनको भी किसी तरह से उनको भी आइसोलेशन में सबको रखना पड़ेगा, हमें किस तरह से करेंगे? ये तो बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। ज़ाहिर है इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट करे और फिर इनको ज़बरदस्ती या जिस भी तरह से फैसिलिटेट करे। तो ये तो एक तरीका ये है कि इनको स्पेशली या फिर इनको आइसोलेट रखे या फिर इनको रिस्ट्रिक्टेड कर दे कि ये जो है वो शहर के उन एरियाज़ में नहीं जा सकते जबकि तक ये वैक्सीनेशन ना। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये वायरस उनमें फैल जाता है, कहीं मतलब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, ज़ाहिर है उनको भी अपने घर के, अपना घर
घर चलाना है, अपने घर के मामला तो उनको लेके चलने, तो उनको क्या वो नौकरियां छोड़ के घरों पे बैठ जाए, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? जी, ये बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट का काम है इसको करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है, वो तो गवर्नमेंट करे और ये जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है। ये उन लोगों की, ज़ाहिर है वो भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उनके भी राइट्स होने चाहिए कि उनको सेहत की सहूलियात दी जाएँ। अच्छा, इसमें ये है कि अभी तो जो गवर्नमेंट करेगी या जो लोग करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि इसे कहते हैं थर्ड इम्यूनिटी जो हम डेवलप करते हैं, उसमें थर्ड लाइन इम्यूनिटी में ये होता है कि जो अगर जैसे ये 30% ये लोग मौजूद हैं बंगाली के जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो बाकी जितने भी लोग हैं जैसे 70% जो लोग हैं, जो सारे लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। इसको कहते हैं थर्ड लाइन इम्यूनिटी। उससे ये होगा कि जो ये बंगाल के जो लोग हैं ये इस चीज़ से बच सकते हैं कि जो इनको किससे ख़तरा होगा, हम 70% लोगों से, जिन लोगों ने जो इनकी कम्युनिटी से बाहर हैं उन लोगों से ख़तरा हो सकता है ना, क्योंकि ये तो अपने एरियाज़ में रहते हैं। जब ये बाहर जाएंगे तो क्योंकि इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, ये एक्सपोज हो सकते हैं। जब बाकी लोगों ने वैक्सीनेशन कराई भी होगी तो वो करियर नहीं बन सकते। इसको कहते हैं थर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लाइन इम्यूनिटी। तो ये जो है इनको इस तरह से भी ये बच सकते हैं कि बाकी लोग अगर ये वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो इनकी ये लोग जो है बंगाली जो हैं उन लोगों के से बच जाएंगे कि उनसे उनको जो है वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक तरीका तो ये भी है इनडायरेक्टली इनको बचाने का कि हम सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं तो उनको हम लोगों से जो है वो ख़तरा नहीं होगा। बाकी ये है कि इनको तरफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को और जितने ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए कि हर इंसान को जीने का हक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना नाज, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को ये वाला हमारा जो सेगमेंट है बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि हमने हर तरह से बात कर ली। बंगाली जो हमारी बंगाली बहन भाई बंगालीज, उनके हवाले से भी हमने आज अपने प्रोग्राम में बात की। तो मेरी भी यही कोशिश है कि अगर हमारा आज ये प्रोग्राम जो है देखा जा रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे बंगालीज बहन भाई हैं उनके लिए भी जो है कोई तरीक़ेकार, बीच का रास्ता निकाला जाए, उनको भी वैक्सीनेशन की तरफ लेकर आया जाए, उनको भी वैक्सीनेटेड करवाया जाए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर शबाना नाज, आपने बहुत ही अच्छा सेशन जो है मतलब एक अवेयरनेस सेशन जो था वो बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ माशाल्लाह। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 4th वेव है, आप लोग एहतियात करें, तो आखिर में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक ग्लोबल पेंडेमिक है, यानी इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही इससे लड़ रही है, और इसमें इससे फ़ाइट करने के लिए, लड़ने के लिए ना सिर्फ हम किसी और के ऊपर इक्तफ़ा करें। इस वक्त हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम भी अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि हमें अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचानी है। उसमें हम इंतज़ार नहीं करें कि गवर्नमेंट आएगी या कोई इदारा आएगा जो आकर हमें सपोर्ट करेगा। बेशक वो उनकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी की, अपने प्यारों की ज़िंदगी की खुद हिफाजत करनी है। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और हमें इसका ख्याल रखना है। जी थैंक यू सो मच नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।